Hello everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. आज मैं आप लोगों के बीच में भू संचलन भूआकृतिक विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर भू संचलन के 100 क्वेश्चन आपके बीच में लेके आई हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप सिलेबस के अनुसार जैसे चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करके अगर क्वेश्चन आंसर लगाते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर लगाने में इजी लगता है। तो आइए आप भी मेरे साथ रिवीजन करिए ताकि नेट के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें, क्योंकि बेस्ट उपाय रिवीजन है। रिवीजन करते रहेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि भू आकृतियों के संदर्भ में चक्रीय पद्धति की अवधारणा का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया है? तो जेम्स हटन ने। भू आकृतियों के संदर्भ में चक्रीय पद्धति की अवधारणा का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया है? तो उसका है जेम्स हटन। क्वेश्चन नंबर 2, भू संचलन के प्रमुख कारण क्या है? तो भू संचलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, उपरोक्त सभी है। पहला है पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापीय विषमता। दूसरा, पृथ्वी के भीतर चट्टानों का फैलाव और सिकुड़न। तीसरा, पृथ्वी के भीतरी भागों में द्रव पदार्थों का स्थानांतरण। ये सभी भू संचलन के प्रमुख कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि कौन पर्वत निर्माणकारी शक्तियों से संबंध रखता है? तो पर्वत निर्माणकारी शक्तियों से संबंध ये सभी रखते हैं। चटकन, संबलन, वलन, ये सभी पर्वत निर्माणकारी शक्तियों से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 4 है भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है? तो भूकंप अधिकेंद्र जो है कि उस स्थान के प्रत्यक्ष ऊपर बिंदु है जहां भ्रंश क्षेत्र के साथ संवितरण होता है। तो ये भूकंप अधिकेंद्र है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के आंतरिक संरचना की स्पष्ट जानकारी मिलती है उसे भूकंपीय तरंगों से। भूकंपीय तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की स्पष्ट जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के अंतर्गत बलों का स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो भूकंपीय तरंगे। पृथ्वी के अंतर्जात बलों का स्रोत भूकंपीय तरंगे है। जिन भूकंपीय तरंगों के कारण सेल कणों में तरंगों की दिशा में आगे पीछे कंपन करता है वह है पी तरंगे। जिन भूकंपीय तरंगों के कारण सेल कणों में तरंगों की दिशा में आगे पीछे कंपन होता है तो वो है पी तरंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हमारी पृथ्वी में भूकंपीय तरंगों की सबसे अधिक गति 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाती है। यहाँ पी और एस तरंगे गति क्रमशः हो जाती है। जो हमारी पृथ्वी की भूकंपीय तरंगों की सबसे अधिक गति 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाती है। पी तरंगे 7.3 किलोमीटर प्रति सेकंड से और एस तरंगे जो है कि 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड से हो जाती है। और क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें कहा कि ज्वालामुखी उद्गार के निम्न प्रकारों में से कौन सा एक प्राय विस्फोटक नहीं है? तो कह रहे हवाईयन। हवाईयन जो है कि विस्फोटक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एक सील्ड ज्वालामुखी उदाहरण है? तो ज्वालामुखी का उदाहरण मोना लोआ है। वो कौन सा एक सील्ड है जो ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो कह रहे कि मोना लोआ ज्वालामुखी का उदाहरण है। 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन मैग्मा के ठोस होने पर दीवार की तरह निर्मित होता है तथा जो अवसादी शैलों की संस्था लगभग लंबवत होता है? तो ये है डाइक। क्वेश्चन नंबर 12, वलन जिसमें एक छोर तो सतत ढाल की ओर और मध्यम ढंग से झुका रहता है जबकि दूसरा समकोण बनाता हुआ खड़े ढाल वाला है, क्या कहलाता है? एकनत वलन। क्वेश्चन नंबर 13 है यदि किसी वलन की दोनों भुजाएं अनिवार्य रूप से समांतर व क्षैतिज हो तो क्या कहलाता है? श्यान वलन। क्वेश्चन नंबर 14, ज्वालामुखी क्रिया के स्थानीयकरण के संबंध में
कौन सा संयोजन सही है? तो कह रहे कि समुद्र नीतल प्रसरण, अधःपतन सीमा और उष्ण स्थल हॉट स्पॉट। समुद्र नीतल प्रसरण, अधःपतन सीमा और उष्ण स्थल हॉट स्पॉट ज्वालामुखी क्रिया के स्थानीयकरण के संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक ज्वालामुखी मूल का है? तो रीयूनियन द्वीप। रीयूनियन द्वीप ज्वालामुखीय मूल का है। क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी वलन के फलकों की नीति एक ही दिशा में और एक ही कोण पर होती तो उसे कहते हैं आक्सोक्लाइड। जब किसी वलन के फलकों की नीति एक ही दिशा में और एक ही कोण पर होती तो उसे आइसोक्लाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एकनत वलन समांतर संबंधित होते हैं नत संस्तर से। जो एकनत वलन है किससे संबंधित होते हैं? तो नत संस्तर से। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसका निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है? तो रिफ्ट घाटी का। रिफ्ट घाटी का निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 19, वलन पर्वतों में अवसादी शैलों की बृहद मोटाई क्यों होती है? तो लाखों लाख वर्ष तक घाटी में अवसादों के निक्षेपण के कारण होती है। वलन पर्वतों में अवसादी शैलों की बृहद मोटाई लाखों लाख वर्ष तक घाटी में अवसादों के निक्षेपण के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी एक नदी ब्लैक फॉरेस्ट तथा वासिस पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कह रहे रायन। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि कौन सी एक नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट तथा वासिस पर्वतों की मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी है? राइन। निम्नलिखित में से कौन सी झील पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी तंत्र का भाग नहीं है? तो विक्टोरिया झील। वो कौन सी झील है जो पूर्वी अफ्रीका के महान भ्रंश घाटी का तंत्र का भाग नहीं है? तो वह विक्टोरिया झील। मतलब टोंगानिका झील, अल्बर्टा झील और तुर्काना झील पूर्वी अफ्रीका के महान भ्रंश घाटी तंत्र का भाग है, लेकिन ये विक्टोरिया झील नहीं है। पूर्वी अफ्रीका के महान भ्रंश घाटी का भाग नहीं है। तो 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22, कगार कब विकसित होता है? कह रहे जब खंड भ्रंश तल के अनुदिश ऊपर जाता है। कगार जब खंड भ्रंश तल के अनुदिश ऊपर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कगार विकसित होता है। दो सामान्य भ्रंशों के बीच उत्थित सकराखंड ब्लॉक कहलाता होस्ट। दो सामान्य भ्रंशों के बीच सकराखंड ब्लॉक क्या कहलाता है? होस्ट। क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य भ्रंश में क्षैतिज विस्थापन का मान क्या कहलाता है? पार्श्व क्षेप या ह्यूब। सामान्य भ्रंश में क्षैतिज विस्थापन का मान क्या कहलाता है? पार्श्व क्षेप ह्यूब। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी क्या है? तो जॉर्डन से जाम्बेजी नदी तक। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी जॉर्डन से जाम्बेजी नदी तक है। क्वेश्चन नंबर 26, अपर्दन के फलस्वरूप ऐसे पर्वतों की उत्पत्ति होती है? उदाहरण स्वरूप सतपुड़ा, विंध्यन, पश्चिमी घाट, पेनाइन, यूराल आदि। यहाँ तक कि उल्लेखनीय कि वास्तव में पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है जिसे नदियों ने जगह जगह काटा है। उपरोक्त कथन संबंधित है अवशिष्ट पर्वतों से। लाल सागर किसका उदाहरण है? तो लाल सागर भ्रंश घाटी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28, वेगनर के प्रवाह सिद्धांत ड्रिफ्ट थ्योरी मुख्य रूप से निम्नलिखित को स्पष्ट करने के लिए निरूपित किया गया था? तो मुख्य जलवायु परिवर्तन को। वेगनर का जो प्रवाह सिद्धांत है मुख्य जलवायु परिवर्तन को निरूपित किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नांकित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है? तो ज्वारीय बल। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए ज्वारीय बल उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वेगनर के अनुसार पेंजिया का विभाजन किस युग में हुआ? तो कार्बोनिफेरस युग में। पेंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस युग में हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 31 है कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है भूमध्य रेखा व पश्चिम की ओर। महाद्वीपीय विस्थापन भूमध्य रेखा व पश्चिम की ओर विस्थापित हुआ। प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना की अवधारणा हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, प्लेट विवर्तनिकों के सिद्धांत के अनुसार कौन सा एक परम महाद्वीप है? तो कह रहे यूरेशिया एक परम महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 34, प्लेट विवर्तनी में प्रतिगामी सीमाओं की विशेषता है कि समुद्री नितल प्रसरण। प्लेट विवर्तनी में प्रतिगामी सीमा की विशेषता समुद्री नितल प्रसरण है। क्वेश्चन नंबर 35, किस सिद्धांत में संवहन तरंगों का सिद्धांत समाहित है? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है कि संवहन तरंगों का सिद्धांत समाहित है। क्वेश्चन नंबर 36, भूकंप के संदर्भ में कौन सा कथन एक सही है? तो कह रहे यस तरंग पदार्थों से भी अग्रसित प्रसारित होता है, यही गलत है। और पहला देखिए जो सही है उसको देखते हैं कि यल तरंगे भूपटल तल के साथ साथ गतिमान होती है। पी तरंगे जब प्रसारित होती है तब वस्तुओं को अपनी गति की दशा के समांतर पथ में गतिमान करती है। यस तरंगे पिंडों को अपनी गति की दिशा की समकोणीय दिशा में गतिमान करती है। तो 36 का ए बी सी सही है, डी गलत है। 37 में कौन सा सही नहीं है? तो कह रहे हैं कि सी। जो सही है उसे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का दक्कन ट्रैप क्षेत्र विश्व का बृहत्तम ज्ञात पूरे बेसाल्ट प्रदेश है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया पठार बृहत्तम ज्ञात पूरे बेसाल्ट प्रदेश है। और हवाई द्वीप में कम से कम 7 संलग्नित ज्वालामुखी गुंबद है। ये सभी सही है, लेकिन 37 का सी सही नहीं है। 38 में कौन सा कार्य एक सही है? तो वो है ओलिगोसीन के समय ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण दक्कन ट्रैप की रचना हुई थी। ओलिगोसीन के समय ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण दक्कन ट्रैप की रचना हुई थी। ओलिगोसीन के समय ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण दक्कन ट्रैप की रचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो है बी, और जो सही है उसे देखते हैं। ज्वालामुखी छिद्र का विस्फोट के साथ उड़ जाना काल्डेरा है। लावा का अपनतियों अवनतियों की जमाव फैकोलित है। सबसे बड़ी अंतर्वर्धित अग्नि संरचना बैथोलित है। तो इस प्रकार से 39 का बी सही है और बी जो है कि ये गलत है, यही सही नहीं है और बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है कि प्लेट विवर्तनी के अध्ययन से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें प्लेट विवर्तनिकी के वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय मार्गन को जाता है। तो 40 का डी सही है। 41 में क्या है कि पृथ्वी के स्थल मंडल के बड़ी पैमानों पर गतियों की वर्णन करने के लिए प्लेट विवर्तनिकी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहे कि 41 का डी सही नहीं, बाकी सब सही है। जो सही है उसे देखते हैं। विवर्तनिकी प्लेट महासागरीय स्थल मंडल और अपेक्षाकृत मोटे महाद्वीपीय स्थल मंडल से बने हैं। जो विवर्तनिक प्लेट का जो महासागरीय स्थल मंडल और अपेक्षाकृत मोटे महाद्वीपीय स्थल मंडल से बनी है। कौन सा सही नहीं है? तो इसमें पहला का डी सही नहीं है और बाकी सब सही है। तो जो सही है इसमें कह रहा है कि विवर्तनिकी प्लेट महासागरीय स्थल मंडल और अपेक्षाकृत मोटे महाद्वीपीय स्थल मंडल से बनी है। पृथ्वी के स्थल मंडल की प्रबलता अंतर्निहित दुर्बल मंडल की अपेक्षा उच्च होने के कारण विवर्तनिक प्लेट गति करने में समर्थ है। पृथ्वी का स्थल मंडल विवर्तनिक प्लेटों में खंडित है। 42 का दिया कि असत्य विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसका सी सही है। विश्व में 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट के किनारे सहारे एवं 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट के किनारे के सहारे पाया जाता है। अमेरिकी प्लेट के पश्चिम की ओर गतिमान होने के कारण
अटलांटिक महासागर फैल रहा है जबकि प्रशांत महासागर संकुचित हो रहा है। कभी कभी एक प्लेट के दो दिशाओं में एक साथ साथ उस स्थानांतरण के प्रमाण मिलते हैं। तो इस प्रकार से सी गलत है। सॉरी, सुबह सुबह में सर्दी होती है। नए निर्मित चट्टानें पुराने समुद्री पटल के भ्रंश क्षेत्र से दूर धकेलते हैं। इस प्रक्रिया के कारण जो है कि सी है, जो है कि सही है। भ्रंश क्षेत्र से दूर समुद्री पटल की आयु क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से जो है कि इसका सी सही है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि नीचे विकल्प दिए गए असत्य कथन बताइए। असत्य कथन इसमें कोई नहीं है, तो जो सही है उसे देखते हैं। द्वीप समूह महाद्वीपीय अभिसरण में द्वीप समूह तथा महाद्वीप के मध्य की समुद्री प्लेटों एस्थेनोस्फीयर में क्षेपित हो जाते हैं तथा द्वीप समूह के तलछट तथा ज्वालामुखी चट्टान महाद्वीपों के किनारे पर जमा हो जाते हैं। तीसरे प्रकार का अभिसरण है महाद्वीप अपसरण। दो महाद्वीपों के निकट आने तथा टकराव एवं समुद्री बेसिन के संकुचित होने के कारण होता है। इस प्रकार के टकराव के परिणामस्वरूप कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा पर्वत का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से ए बी सी सही है सभी। अब आगे देखते हैं कि ज्वालामुखियों के विषय में कौन सा कथन सही है। तो ज्वालामुखी कथन में जो है कि डी सही है, उपरोक्त सभी। तो पहला क्या है कि यह पृथ्वी के क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें या मैग्मा तथा अन्य पदार्थ बाहर है। अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल की प्रकार पहाड़ी है जो पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। ज्वालामुखी जागृत, सुषुप्त, शांत तथा मृत तीनों प्रमुख प्रकार वर्गीकृत किए गए। तो 45 का डी सही है। 46 में कहा गया ए सही है। 46 में जो है कि महाद्वीपीय पर्वतीय, लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर ये सभी जो है कि ए सही है। 46 का ए। महाद्वीपीय पर्वतीय है, लिथोस्फीयर है, फिर एस्थेनोस्फीयर है। 47 में कह रहे हैं कि किस प्रकार का वलन निर्मित होता है। तो ये श्यान वलन है। 48 में कह रहा है कि जो है कि ये कौन सा है। तो सिनिट्रल भ्रंश का उदाहरण है। 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रंश दिया गया है। तो कह रहे हैं कि सामान्य भ्रंश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में मिलान करना है। तो इसमें बी सही है। मनाली और किराना क्षेत्र क्या है। तो इस क्षेत्र, इसका बी है सही। 4 का बी। इस क्षेत्र में विंध्यन कल्प में ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। विंध्यन कल्प में ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। ये मलानी और किराना क्षेत्र है। और डलामा क्षेत्र, इसे भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र कहा जा सकता है। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार धारवाड़ कल्प में हुआ था, डलमा क्षेत्र में। और ग्वालियर यो बिजावर क्षेत्र जो है ये करे, इस क्षेत्र में कुड़प्पा काल में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। कुड़प्पा काल में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो ग्वालियर का बिजावर क्षेत्र है। और निम्न हिमालय क्षेत्र, यहाँ पैलेयोजोइक कल्प में ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। पैलेयोजोइक कल्प में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो इस प्रकार 50 का बी है। 51 का ए है। इसमें कह रहा है कि दो शैलखंड का विपरीत दिशा में विस्थापन, तो वो सामान्य भ्रंश का उदाहरण है। दो शैलखंड का एक दूसरे की ओर संचलन उत्क्रम भ्रंश है। भ्रंश तल के सहारे शैलखंड का क्षैतिज विस्थापन पार्श्व भ्रंश। जब भ्रंश श्रृंखलाओं का ढलान उसी दिशा में हो तो स्टेज भ्रंश कहलाता है। फिर आगे दिया गया है मिलान करने के लिए कि मटर के दाने के समान जो है उसे लैपली कहते हैं। बारीक कण जो है, बारीक धूल कण, ये टेल्क कहलाते हैं। जो बारीक धूल कण है तो उसे टेल्क कहते हैं। और छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं स्कोरिया,
जो छोटे छोटे टुकड़े स्कोरिया, बारीक महीन जो धूल कण है उसे टेल्क कहते हैं। मटर के दाने के समान को लैपली कहती है। ज्वालामुखी से निकले ठोस पदार्थ। तो इस प्रकार से सी सही है इसका। आगे दिया है फिर से मिलान करने के लिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसका है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है किसका है? वेगनर का है। समुद्र नीतल परिसर सिद्धांत किसका है? हैरी हेस का। संवहन तरंग सिद्धांत किसका है? तो होम्स का है। प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत किसका है? तो रीड का है। तो इस प्रकार सी सही है। फिर इसके बाद आगे फिर से मिलान करने के लिए दिया है, तो 54 का इसमें भी सी सही है, ए सही है। इसमें सागर तल फैलाव सिद्धांत हैरी हेस का है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर का है। इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत रीड का है और रेडियोधर्मी सिद्धांत जॉली का है। तो इस प्रकार 54 का ए सही है। 55 में कह रहे हैं कि ये सही होगा। जो सम्मित वलन है इसमें वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी हुई थी। 55 का ए सही है कि इसमें वलन की जो दोनों भुजा है समान रूप से झुकी हुई होती है, सम्मित वलन। दोनों भुजा का झुकाव असमान होता है और कम झुकाव वाली भुजा अपेक्षाकृत लंबी और अधिक झुकाव वाली भुजा छोटी होती है, तो ये असम्मित वलन है। वलन की एक भुजा बिल्कुल खड़ी, दूसरी भुजा झुकी हुई होती है, उसे एकनत वलन कहते हैं। तो इस प्रकार 55 का ए सही है। 56 में दिया गया पुनः मिलान करने के लिए, तो इसका भी ए सही है। खिसकते महाद्वीपों की संकल्पना किसने दिया है? तो डेली ने। खिसकते महाद्वीपों की संकल्पना डेली का है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेस ने दिया है। तापी चक्र सिद्धांत ज्वाली ने दिया है और संबंध तरंग सिद्धांत होम्स ने दिया है। तो 58 का ए सही है। फिर 56 का ए सही है। 57 में फिर से मिलान करना है। कह रहे भ्रंश की चट्टानों में होने वाला फुल विस्थापन शिफ्ट कहलाता है। भ्रंश तल का ऊर्ध्व के साथ कोड जो होता है हेज। भ्रंश के सहारे चट्टानों में ऊर्ध्वाधर विस्थापन थ्रो। भ्रंश के सहारे होने वाले सापेक्षिक गति स्लिप। 3-4 बार अगर रिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन याद हो जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि भ्रंश के चट्टानों में होने वाला जो फुल विस्थापन क्या कहलाता है? शिफ्ट, विस्थापन शिफ्ट। फिर इसके बाद भ्रंश तल का ऊर्ध्व के साथ जो कोण हेज। भ्रंश के सहारे चट्टानों में ऊर्ध्वाधर विस्थापन थ्रो। भ्रंश के सहारे होने वाली सापेक्षिक गति स्लिप। 57 का ए सही है। 58 का भी ये सही है। तो कह रहे कि एक अधोभ्रंशित क्षेत्र क्या है? ग्रेवन। जो एक अधोभ्रंशित क्षेत्र क्या है? तो ग्रेवन एक अधोभ्रंशित क्षेत्र है। जो होस्ट है ये दो भ्रंशों के बीच का ऊपर उठा भाग, दो भ्रंशों के बीच का जो ऊपर उठा भाग है उसे होस्ट कहते हैं। जो है कि समअपनति क्या है? तो एक बृहद अपनत में अनेक छोटी अपनतियाँ और अभिनतियाँ जो है कि समअपनति है। अवनत क्या? अवतल वलन। और क्या इसमें क्षैतिज संचलन में धरातली भाग का नीचे धंसना, ये क्या है? अवतलन कहलाता है। क्षैतिज संचलन में जब धरातली भाग का नीचे धंसना क्या कहलाता है? अवतलन। तो 58 का ये सही है। 59 का बोल रहा है ये सही है। क्रेटर ज्वालामुखी मुख है। ज्वालामुखी मुख क्या कहलाता है? क्रेटर। विस्तृत गोलकार गड्ढा क्या कहलाता है? काल्डेरा। विस्फोटक उद्गारक से निर्मित जमाव क्या कहलाता है? सिंडर शंकु। ज्वालामुखी विस्फोट से निःसृत पदार्थ क्या कहलाता है? लैपली। तो 59 का ए सही। 60 का भी ए सही है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। सदैव प्रज्वलित गैसें निकलती रहती है, स्ट्रोम्बोली। अतः इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली को। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी इसी प्रकार के हैं, तो मिश्रित शंकु के। ज्वालामुखी की नली में छोटी छोटी नई जो शाखाएं निकल आती है उसे पारिपोषित शंकु कहते हैं। तो 60 का इस प्रकार से ये सही है।
61 में दिया गया है कि जो डाइक किसे कहते हैं, ये पटल के भीतर दरारों में आग्नेय चट्टानों का पतला लंबवत निर्माण है जो मैग्मा के जमाव का परिणाम है। चूंकि अभ्यंतरिक स्थलाकृति है तो काफ़ी तेजी से ठंडी होती है, तो इनकी चट्टाने के खनिज कण सूक्ष्म होते हैं। और इसके बाद जो है कि सिल क्या है, तो कह रहे सिल ये जल मैग्मा का जो जमाव है लगभग क्षैतिज रूप में या परतदार या रूपांतरित चट्टानों के विभिन्न परतों के मध्य होता है, इसे सिल का निर्माण होता है। बैथोलिथ ये अभ्यंतरिक चट्टानों का विशाल प्लूटोनिक भाग है, ये 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ होता है। तो 61 का जो है कि बी सही है। 62 में कह रहा है कि परिप्रशांत पेटी की संभावना अधिक होती है क्योंकि इसमें नवीन वलित पर्वत का एक क्षेत्र है, सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है और अभिसारी प्लेट का क्षेत्र है। तो ये परिप्रशांत पेटी की अधिक संभावना होती है इसका। तो 62 का बी सही है। 63 में कह रहा है कि इसका ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, तो कह रहे कि 63 का सी, दूसरा एटना और चौथा विसुवियस। एटना और विसुवियस सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है, तो 63 का सी। 64 का ए सही है। तो उसमें कह रहा है कि रिक्टर स्केल पर लघुगणकी या लॉगरिथम मापक्रम है, तो फलस्वरूप परिणाम मात्रक में एक वृद्धि की आयाम के लिए गुणक के रूप में निरूपित करता है, तो कहेंगे 64 का ए। रिक्टर स्केल पर लघुगणकीय लॉगरिथम मापक्रम है, तो फलस्वरूप परिणाम मात्रक में एक की वृद्धि आयाम के लिए गुणक को निरूपित करता है। 64 का ए सही है। 65 का कह रहा है कि बी सही है। निम्नलिखित में से किस भू आकृति का संबंध तटीय क्षेत्र स्थल भू आकृतियों से है, तो कह रहे कि पहला बाढ़ का मैदान, तीसरा हिमकोहर और चौथा हिमोड़। बाढ़ का मैदान, हिमकोहर, हिमोड़ ये सभी क्या है, तो 65 का बी सही है। 66 का क्या है कि 66 में भी जो है कि डी सही है इसका। 66 क्वेश्चन नंबर 66 का क्या है, डी सही है। इसमें पहला है कि महादेश जनक और पर्वत निर्माणकारी शक्तियां पटल विरूपण है, और तीसरा वलन चटकन भ्रंश आदि शक्तियों में स्थलाकृतियां होता है। तो इस प्रकार 66 का पहला और तीसरा सही है। छाछठ का क्या सही है, तो इसमें ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है हमको लग रहा है। इसमें कह रहा है कि महादेश जनक और पर्वत निर्माणकारी शक्तियां पटल विरूपण है। चट्टानों का जो तनाव है और संपीड़न दो प्रकार की स्थितियों में है, पैदा होती है। वलन चटकन भ्रंश आदि शक्तियां स्थलाकृतिक है, तो 1, 2, 3 सभी सही है। अब इसके बाद जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 67 कौन सा सुमेलित है, तो कह रहे कि तनाव खिंचाव द्वारा चट्टानों का फैलना और भिंचाव दबाव द्वारा चट्टानों का सिकुड़ना। 67 का सी सही है, पहला और दूसरा, तनाव खिंचाव द्वारा चट्टानों का फैलना और भिंचाव दबाव द्वारा चट्टानों का सिकुड़ना। 68 में कह रहा है कि भूकंप संबंधी सभी कथनों का अध्ययन करें, तो कह रहे कि 68 का सी, भूकंपी तरंगे भूगर्भीय तरंगे व धरातलीय तरंगे होती हैं। पीओएस तरंगों की खोज कोनार्ड ने की थी। पीएस तरंगों की खोज किसने किया था, तो कोनार्ड ने की थी। और भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 अंश के भीतर ही पीओएस दोनों तरंगों का विलेखन होता है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 69 कौन सा कथन असत्य है, पहचान करें, तो कह रहे कि सी, न तो 1 और न 2 जो है कि असत्य है, अर्थात दोनों सही है। तो पहला है कि कुछ पर्वत ज्वालामुखी उत्पत्ति के है, इसका निर्माण पृथ्वी की सतह पर मैग्मा के जमाव से होता है।
ज्वालामुखी पर्वत छिटपुट रूप से पर्वत श्रेणियों पर पाए जाते हैं। माउंट सेंट हेलेना, रेनर तथा बेकर या ये स्थानीय हॉट स्पॉट के कारण निर्मित होते हैं। अधिकांश पर्वतों का निर्माण टेक्टोनिक बलों के कारण चट्टानों में उत्पन्न भ्रंशवलन का कारण होता है। टेक्टोनिक पर्वत एक अकेला पर्वत श्रेणी के रूप में हो सकता है। यूराल या यह अनेक पर्वत श्रेणियों का क्षेत्र हो सकता है। उत्तरी अमेरिकी पर्वत समूह कह रहे कि असत्य कथन का पहचान करें, न तो एक और न ही दो असत्य है, अर्थात दोनों सही है। 70 में दिया गया कि वलित पर्वत के संबंध में कौन सा कथन है, विचार करें। तो कह रहा है कि इसमें सभी कथन सही है, 1 2 3। यह अधिकतर जो वलित पर्वत रवेदार चट्टानों के स्थिर छेद के बाद स्थित होते हैं। इनका शिखर असोम व अधिकांश हिम व बर्फ से ढका रहता है। वलित पर्वत दक्षिण अमेरिका में नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा। 71 में कह रहा है विचार कीजिए। तो 71 का डी सही है। एंडीज पर्वत, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, ताइवान, ये सभी जो है कि ज्वालामुखी पर्वतमाला रिंग ऑफ फायर के भाग हैं। 72 में दिया गया है कि कौन सा सही है। तो कह रहे केवल चौथा। भारतीय प्लेट व यूरेशियाई प्लेट के सिकुड़ने के कारण नर्मदा भ्रंश का निर्माण हुआ। जो भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के सिकुड़ने के कारण नर्मदा भ्रंश का निर्माण हुआ। निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। तो 73 का डी सही है। डी सही है। तो इसमें जो है कि इसमें से कोई नहीं है जो कि असत्य है, तो अर्थात सभी सही है। तो पहला देखते हैं। संसार में भूकंप का वितरण महासागरीय कटकों, द्वीपी चाप व द्वीपी तोरण क्षेत्रों, नवीन पर्वत एवं प्रमुख विभाग क्षेत्रों तक ही सीमित है। प्लेटों के सीमांकन पे भूकंपी पेटियों का सहारा लिया जाता है। मध्य महासागरीय कटकों पर छिछले भूकंप आते हैं, जबकि अधिक गहराई पर स्थित या उत्पत्ति केंद्र वाले भूकंप मुख्यतः समुद्री टेंस क्षेत्रों तक सीमित है। महाद्वीपीय अपसरण से उत्पन्न पर्वतमाला के उदाहरण अल्पाइन हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से 73 का 1 2 3 4 सभी सही है। 74 का क्वेश्चन है कि बी सही है। तो इसमें पहला और तीसरा, मोना लोआ एक सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी है, और तीसरा है कि मृत सागर एक भ्रंश घाटी में स्थित है। तो 74 का पहला और तीसरा सही। 75 में दिया गया भूकंपी तरंगों के संदर्भ में कौन सा सही है, विचार कीजिए। तो केवल पहला सही है। वायु से ध्वनि तरंगों की तुलना में ठोस शैल से पी तरंगें अधिक तेजी से चलती है। तो ये 75 का ए सही है। 76 का बोल रहा है कि डी सही है। उपरोक्त सभी सही है। उन सभी प्रक्रियाओं का जिसमें पिघले हुए चट्टानों के पदार्थ अथवा मैग्मा भूपर्पटे में प्रवेश करता है। भारी मात्रा में पृथ्वी सतह की ज्वालामुखी चट्टानें ज्वालामुखी से उद्गारित होती है। पिघली हुई चट्टानों के पदार्थ का पृथ्वी सतह पर उद्गारित होने के बाद उनकी क्रिस्टली अथवा अधक्रिस्टली आकार में ठोस होने की प्रक्रिया, ये सभी जो है कि सही है। 76 का डी। 77 का कह रहे कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो कह रहे कि असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें असत्य केवल 4 है। तो 3 जो सही उसको देखते हैं। पहला है कि भूकंपी तरंगों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पृथ्वी के पटल 2 प्रकार के होते हैं, समुद्री पटल और महाद्वीपीय पटल। समुद्र के नीचे पाई जाने वाली समुद्री पटल की औसत मोटाई 7 किलोमीटर होती है और मुख्यतः बेसाल्ट से बनी होती है। समुद्री पटल घनत्व 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। महाद्वीपीय पटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों की बनी होती है। तो 77 का 1 2 3 सही है, 4 नहीं सही है। 78 का ए सही है। इसमें कह रहा है कि भूकंपों की तीव्रता को मार्केली स्केल पर नापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा का माप है।
और भूकंप की मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। तो इसलिए 1, 2, 3 सही है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि 79 वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित कथनों पर अध्ययन करें। कर 79 का सी सही है। इसमें तीसरा और चौथा सही है। बड़े महाद्वीपीय खंड को पेंजिया तथा महासागर के विशाल खंडों को पैंथालासा बताता है। महाद्वीपीय खंड को पेंजिया तथा महासागर के विशाल खंडों को पैंथालासा बताया गया। और फिर इसके बाद वेगनर जलवायुवेत्ता तथा भूशास्त्रवेत्ता थे। तो इस प्रकार तीसरा और चौथा दोनों सही है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित कथनों में प्रवाह महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में सही है। तो कह रहे दूसरा चौथा। इसका मुख्य उद्देश्य अतीत के विश्व ज्वाला परिवर्तनों की व्याख्या करता था। इसका मुख्य उद्देश्य अतीत के विश्व जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करता था। और चौथा है कि इसका विश्वास है कि आरंभ में सभी स्थलखंड ने परस्पर जुड़कर महान स्थलखंड पेंजिया का निर्माण किया था। तो इस प्रकार दूसरा चौथा। फिर इसके बाद 81 क्वेश्चन का ए सही है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। इसका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, संवहन तरंग सिद्धांत, समुद्री फैलाव सिद्धांत, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, ये सभी जो है कि सही है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फिर इसके बाद जो है कि करें कि उपरोक्त कौन सा सही है। केवल दूसरा सही है। इसमें केवल दूसरा सही है। तो क्या श्यान वलन वह है जिसमें अच्छी तल अनिवार्यतः क्षैतिज होती है। 83 में कह रहे हैं कि कौन सा सही है। तो केवल दूसरा सही सन एंड्रियास भ्रंश रूपांतरण भ्रंश है। जो सन एंड्रियास भ्रंश कैसा है तो वो रूपांतरण भ्रंश है। केवल दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से कौन सा दक्कन ट्रैप के बारे में सही है। कह रहे पहला, दूसरा। क्रिटेशियस कल्प की समाप्ति के आसपास बिदारी उद्गार के रूपांतरण ज्वालामुखी सक्रियता घटित हुई है। और दूसरा कि ज्वालामुखी लावा क्षैतिज चादरों में फैल गया है। तो दक्कन ट्रैप के बारे में पहला और दूसरा सही है। 85 में कहा गया कि प्लेट एक दूसरे के संदर्भ में पृथ्वी घूर्णन कक्ष के संदर्भ में गतिशील अवस्था में है। इस गति के निम्नलिखित कारण है। तो पहला और दूसरा, कम घनत्व के चट्टान से निर्मित होने के कारण प्लेट नीचे जो है कि मेंटल के प्लास्टिक सतह पर तैर रहे हैं। और दूसरा है कि कुछ विद्वान के अनुसार प्लेट कटकों या ट्रेंचों के बीच गुरुत्व प्रभाव से खिसक सकते हैं। तो कह रहे कि कौन कथन सही। तो पहला, दूसरा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 कौन सही है। 86 में भी कह रहे कि पहला, दूसरा सही है। यह पेटी कैनारी द्वीप के निकट से लेकर इंडोनेशिया तक फैली है, जहां यह परिप्रसाद पेटी में मिल जाती है। दूसरा, स्टाम्बोली विसुवियस एटना ईरान का देवमंद इंडोनेशिया क्राकाटोआ इस पेटी के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत है। तो पहला, दूसरा सही है। 87 में कह रहा है कि वलित पर्वतों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो इसमें से कह रहे कि डी कोई सही नहीं है। कोई नहीं जो है कि सही कथन है। तो इसलिए जब कोई नहीं से तो इसे छोड़ देते हैं। 87 का। 88 का देखते हैं। कह रहे कि इसमें से कौन सा सही। तो कह रहे पहला और तीसरा सही है। मोना लोआ एक सक्रिय सील्ड ज्वालामुखी है। तंजानिया का गोरो क्रेटर एक काल्डेरा है। तो इसलिए पहला और तीसरा सही है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। इस कह रहे कि ये सभी कथन सही है। तो इसमें सभी कथन सही। तो पहला देखते हैं, महाद्वीपों पर पाए जाने वाले अधिकतम ज्वालामुखी इसके किनारों पर होते हैं। जहां महाद्वीपों पर पाए जाने वाले अधिकतम ज्वालामुखी इसके किनारों पर होते हैं, जहां समुद्री प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सक्रिय रूप से क्षेपित होती रहती हैं। उत्तरी अमेरिका में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र इसके पश्चिमी किनारे पर है, जहां प्रशांत प्लेट का क्षेपण होता है। जब मैग्मा से लावा बहाव या टेफरा ज्वालामुखी राख उत्पन्न होती है तो उसे ज्वालामुखी द्रव्यमान में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से इसका ये सभी कथन सही है। आगे कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है।
तो कह रहे कि सभी डी। उत्क्रम भ्रंश भिचाव के कारण निर्मित होता है। ये भ्रंश के दबाव के कारण दरारों के दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे की तरफ खिसकते हैं, एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। फिर जब दूसरा है कि जब किसी क्षेत्र में एक दूसरे के समांतर अनेक भ्रंश होते हैं तो ये सभी भ्रंश तलों की ढाल एक ही दिशा में होती है। जब दो विपरीत दिशाओं से दबाव पड़ता है तो दोनों ओर के भूखंड भ्रंश तल के सहारे धंसने या ऊपर उठने के बजाय आगे पीछे खिसकते हैं। तो ये सभी कथन जो है कि सही है। आगे दिया गया है कि अध्ययन करें, इसमें कौन सा सही है। तो कह रहे कि ये उपरोक्त कथन किस प्रकार के ज्वालामुखी, तो प्लिनी तुल्य है। प्लिनी तुल्य कैसे है कि इस प्रकार के ज्वालामुखी में गैसों की तीव्रता के कारण लावा भयानक विस्फोट के साथ बड़े वेग से बाहर निकलता है। ज्वालामुखी बादल का आकार फूलगोभी की तरह दिखाई देता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी का प्रथम उद्गार वेसुवियस में हुआ था, जिसे प्लिनी ने रिकॉर्ड किया था। जो प्लिनी ज्वालामुखी है, कह रहा है कि ज्वालामुखी गैस की तीव्रता के कारण लावा भयानक विस्फोट के साथ बड़े वेग से बाहर निकलता है। ज्वालामुखी बादल का आकार फूल गोभी की तरह दिखाई पड़ता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी का प्रथम उद्गार वेसुवियस में हुआ था, जिसे प्लिनी ने रिकॉर्ड किया था। फिर इसके बाद आगे कह रहा है कि मिलान कथन और कारण दिया है। तो पहला 92 का दिया है कि पी तरंगे पृथ्वी में यस तरंगों की तुलना में तेजी से गति करती है, और कारण दिया है कि पी तरंगे ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरती है। तो कह रहे कि 92 का बी सही है। यार दोनों सही है, पर आर इसकी सही व्याख्या नहीं करती है। 93 में कह रहा है, 93 में भी बी सही है। तो कह रहे कि यार दोनों सही, और एक सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोनों सही कैसे है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी से वातावरण में जलवाष्प और धूल के कणों का उद्गार होता है। तो इस प्रकार भी सही है। 94 में है, नवीन वलित पर्वतों को टर्सरी पर्वत भी कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे होता है। तो सी सही, ए सही है, आर गलत है। 94 का ए सही है। नवीन वलित पर्वतों को टर्सरी पर्वत भी कहा जाता है। 94 का जो है कि ये कुल सही है। जो नवीन वलित पर्वत है उसे टर्सेरी पर्वत भी कहा जाता है। 95 में कहा कि रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति भ्रंश क्रिया से होती है। ये एक संकीर्ण गई है जो दोनों ओर समांतर भ्रंशों से घिरी होती है। कारण है कि भूपटल पर खंड लगभग दो समांतर भ्रंशों के बीच के रूप में से ऊपर या नीचे उठ सकते हैं, जिसे बीच में धंसा भाग होता है। तो 95 का ये सही है, और इसमें ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। कैसे कि रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति भ्रंश क्रिया से होती है। एक संकीर्ण गई है जो दोनों समांतर भ्रंशों से घिरी होती है। भूपटल पर खंड लगभग दो समांतर भ्रंशों के बीच है जो ऊपर या नीचे उठ सकती है, नीचे बीच में धंसा भाग होता है। 96 संपीड़न द्वारा दीप तोरण व दीप चाप से पर्वतों का निर्माण होता है। कारण कि जब दोनों ही प्लेट महासागरीय होते तो टकराव के फलस्वरूप एक प्लेट का अग्रभाग दूसरा प्लेट के नीचे प्रत्यावर्ती हो जाता है। तो इस प्रकार 96 का बी सही है। यह दोनों सही है, आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो है कि 95 का ये सही है। 96 में कह रहा है कि संपीड़न द्वारा दीप तोरण और दीप चाप से पर्वतों का निर्माण होता है। जब दोनों ही प्लेट महासागरीय होते तो टकराव के फलस्वरूप एक प्लेट का अग्रभाग दूसरी प्लेट के नीचे प्रत्यावर्तित हो जाता है। ये यार दोनों सही है, यार एक की सही व्याख्या नहीं करता है। 97 कह रहे कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत सागर या नीतल प्रसरण के साक्ष्य पर आधारित है। यही सही है, आर गलत है। तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत सागर नीतल प्रसरण के साक्ष्य पर आधारित है। तो इस प्रकार से आपको 97 क्वेश्चन भू संचलन के हमने आपके बीच में बताए। अब हम आपको जो कुछ विगत वर्षों में पूछे गए हैं भू संचलन से, उसे देख लेते हैं। तो इसमें सन 2018 में पूछा गया था कि पट्टिका उपांत या प्लेट मार्जिन और ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबंध होते हैं।
कारण दिया कि अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अपसरण पट्टिका सीमा पर अवस्थित होते। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। जुलाई 2018 में पूछा था कि आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को कहा जाता है नतिलम। जो आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को नतिलम कहते हैं। एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को अवनयन कहते हैं। जब एक प्लेट के नीचे दूसरे प्लेट का क्या होता है प्रक्रिया, खिसकने की प्रक्रिया को अवनयन कहते हैं। सन इंडियंस भ्रंत रूपांतरण भैंस है। फिर इसके बाद मिलान करना है। हाल और डाना का क्या है हाल और डाना का भू अवनति का सिद्धांत। जो भू अवनति का सिद्धांत है हाल और डाना का एक रूपतावाद का सिद्धांत हटन का है। समुद्र अधःस्थल प्रसार हेनरी हेंस का है। उष्मा संकुचन सिद्धांत जेफरे का है। तो इस प्रकार से इसका डी क्वेश्चन सही है। उष्मा संकुचन सिद्धांत किसका है? तो वो है जेफरे का उष्मा संकुचन सिद्धांत। फिर इसके बाद दिया कि ज्वालामुखी गतिविधियां और पट्टिका प्लेट किनारों के बीच घनिष्ठ होता है। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट उभान से संबंधित है। तो कह रहा है कि यार दोनों सही, यार एक ही सही व्याख्या करता है। फिर इसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि कह रहे कि इसमें तो दोनों सही है और लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। कैसे सही है? पहला कि हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है। अपसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के से होता है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही है। वर्तमान विगत की कुंजी है कथन जेम्स हटन की है। वर्तमान भूत क्या है? कुंजी कथन जेम्स हटन का है। भारतीय प्लेटों या पठार का अस्तित्व किसके कारण है? तो उन्मज्जन के कारण है। भारतीय प्लेटों का जो अस्तित्व किसके कारण होता है? तो उन्मज्जन के कारण होता है। 11वें क्या है कि मध्य अटलांटिक रिज के साथ साथ चलने वाले स्थल में ज्वालामुखी क्रिया की अधिकतम संभावना होती है। अंध महासागर में भूकंप आने का मुख्य कारण जो है विस्तार का होना है। तो ये यार दोनों सही है, यार एक ही सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ अनुमानिक है? चट्टानरोध और स्थलाकृतिक रूप के बीच कमजोर रहना। चट्टानरोध और स्थलाकृतिक रूप के बीच में कमजोर, ये है भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ अनुमानिक। क्वेश्चन नंबर 13, अपसरण पट्टिका मार्जिन के कारण समूह तल का फैला होता है। संरचना पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप भ्रंश होते हैं। तो ये सही है परंतु और गलत है। ये सही है कि अपसरण पट्टिका मार्जिन का कारण समूह तल का फैला होता है। फिर इसमें 14 क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में प्रमाण है? तो कह रहा पहला तीसरा जिग्साफिट और विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म, ये महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण है। समुद्र अधःस्थल विस्थापन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हेस ने। समुद्र अधःस्थल विस्तार की संकल्पना का प्रतिपादन हैरी हेस ने किया है। अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप होता है नैपे निर्माण। अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? नैपे निर्माण। व्युत्पन्निक बलों के कारण निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? व्युत्पन्निक बलों के कारण किसका निर्माण होता है? तो इस प्रकार जो है कि इसमें 15 का आप देखे हैं कि समुद्र अधःस्थल विस्थापन की जो संकल्पना प्रतिपादित किया था हैरी हेस ने। अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप होता है नैपे निर्माण। 17 में व्युत्पन्निक बलों के कारण किसका निर्माण होता है? तो भ्रंश घाटी का। अत्यधिक बलों के कारण भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के समर्थन में क्या प्रभाव है? तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 18 महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के समर्थन में क्या साक्ष्य है? तो क्या पहला तीसरा जिग्साफिट विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म। फिर क्वेश्चन नंबर 19, समुद्र स्थल के प्रसार सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था तो हैस और डाइटस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया कौन सा दृढ़ रूप से अनुमानित भ्रंश सक्रिय कगार है?
तो कह रहे भ्रंश के पास अध्यारोपित अफवाह। कौन से दृढ़ रूप से अनुमानित भ्रंश सक्रिय कगार है, तो कह रहे कि भ्रंश के पास अध्यारोपित अफवाह। तो इस प्रकार से देखिए भू संचलन के हम क्वेश्चन लगभग 120 क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो याद होता रहेगा, और इसी तरह से हम डे बाय हम लोग अध्ययन करते रहेंगे और रिवीजन करते रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।